नमस्कार, स्वदेश एजेंडा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। एजेंडा में आज बात करेंगे ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की। देखिए, आज समापन हुआ है और जाहिर तौर पर ये जो समिट थी वो मध्य प्रदेश के लिहाज से तमाम जो उद्योगपति आए हैं उन तमाम लोगों के लिहाज से जिस तरीके से निवेश की बात हुई है और आगे एक 2047 विकसित भारत का जो संकल्प है वो कहीं ना कहीं सार्थक और सफल होता हुआ नजर आया। अब ये बात हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इस समापन से पहले जो आज का सेशन था, जो दूसरे दिन का सेशन था, उसे शुरू होते ही मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर मोहन यादव, उन्होंने कई बड़ी घोषणाएं की हैं। सीएम ने कहा कि भोपाल इंदौर को मेट्रोपॉलिटन शहर बनाना है। उन्होंने भोपाल और इंदौर में मेट्रोपॉलिटन सिटी की अवधारणा लागू करने की घोषणा भी की है। पहले उद्योगों को जोड़ेंगे, फिर 25 साल बाद सब कुछ जोड़ देंगे। इस 2 दिवसीय आयोजन में देश विदेश के कई उद्योगपति शामिल हुए और मध्य प्रदेश में निवेश को लेकर कदम भी बढ़ाया है। पीएम मोदी ने भी 18 नीतियों को लॉन्च किया था पहले दिन, जब इसका उद्घाटन करने वो यहां पहुंचे थे और मध्य प्रदेश को एक नई उड़ान देने का प्रयास किया है, जिसे साकार करने के लिए डबल इंजन की सरकार लगातार प्रयास कर रही है और ये प्रयास 2047 के विकसित भारत के संकल्प को साकार करने की दिशा में अहम कदम, अहम प्रयास माना जा रहा है। ऐसे में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के ये 2 दिन और यहां से जिस तरीके से 30,77,000 करोड़ के एमओयू साइन हुए हैं, उससे कितना समृद्ध होगा मध्य प्रदेश, इसी पर हम चर्चा भी करेंगे, हर पहलू पर विस्तार से चर्चा करेंगे। उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। आज एमपी इन्वेस्टमेंट के लिए देश के राज्यों से टॉप के राज्यों में उसने अपना स्थान बना लिया। राजधानी भोपाल में चल रही 2 दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का समापन हो गया। इस समिट से मध्य प्रदेश को निवेश भी मिला, जिससे आने वाले समय में रोजगार की संभावनाएं भी बढ़ी हैं। समिट के दूसरे दिन सीएम मोहन यादव ने मध्य प्रदेश में 2 प्रमुख शहरों भोपाल और इंदौर में मेट्रोपॉलिटन सिटी की अवधारणा लागू करने की घोषणा की। इंदौर मेट्रोपॉलिटन सिटी के तहत इंदौर, देवास, धार, पीथमपुर, उज्जैन सहित आसपास के अन्य क्षेत्रों को मिलाकर एक सुव्यवस्थित और आधुनिक शहर विकसित किया जाएगा। सड़क, परिवहन और अन्य बुनियादी सुविधाओं का व्यापक विस्तार किया जाएगा। इसी तरह भोपाल मेट्रोपॉलिटन सिटी में भोपाल, नर्मदापुरम, रायसेन, विदिशा और सीहोर के साथ नर्मदापुरम के कुछ क्षेत्रों को शामिल किया जाएगा, जिससे ये एक सुसंगठित और विकसित शहरी क्षेत्र बन सके। मेट्रोपॉलिटन कंसेप्ट के आधार पर आसपास के जिलों को जोड़ते हुए हमने इसमें कुछ प्रयोग किए हैं, जिसके माध्यम से भविष्य में जैसे इंदौर, उज्जैन, देवास, शाजापुर और धार का पीथमपुर, और मोटे तौर पर कल्पना ऐसी की गई कि ये सारे इंडस्ट्रियल जो हमारे बड़े बड़े केंद्र हैं, जैसे उदाहरण के लिए धार का पीथमपुर, देवास का इंडस्ट्रियल बेल्ट, मक्सी जो शाजापुर का हिस्सा आता है, इधर बांध का जो हमारे उज्जैन का हिस्सा आता है, इधर नागदा और इंदौर का पूरा हमारा जिला, ऐसे सब मिलाकर लगभग ये 8,000 किलोमीटर का पूरा एरिया मिल रहा है, जिसको मेट्रोपॉलिटन की कल्पना हमने दी है। लेकिन मेट्रोपॉलिटन की कल्पना में ज़्यादा कानूनबाजी में उलझाने के बजाय आउटर लाइन हमने तय कर दी, इंडस्ट्रियल बेल्ट तय कर दिया, आने जाने के मार्ग, रेलवे की व्यवस्था, बिजली, पानी, सफाई, सीवर लाइन, ये कई कॉमन चीजें हैं जिस पे हम काम करेंगे। बाकी इसको खुला छोड़ेंगे और भविष्य की दृष्टि से आने वाले 25 साल तक एक महानगर के रूप में इसको विकसित करेंगे। इसी प्रकार से अपने पास दूसरा भोपाल की कल्पना की गई कि भोपाल, सीहोर, विदिशा, रायसेन, थोड़ा नर्मदापुरम का हिस्सा और भोपाल पूरा, ये एक तरह से मेट्रोपॉलिटन की हमारी कल्पना है। इसके के साथ कई प्रकार के सुझाव भी आमंत्रित कर रहे हैं और ये पक्की बात करते हैं कि अभी हमने कॉमन रूप से बहुत सारे विषयों की ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में जो बात की है, लेकिन आने वाले समय में इंडिविजुअल एक सब्जेक्ट के आधार पर, अर्थात हमारी भौतिक अधोसंरचना के साथ साथ शहरी नगरीय विकास की जो योजना हो सकती है, उसकी अलग से समिट भी करेंगे।
अनलॉकिंग लैंड वैल्यू एंड सिटीज विषय पर आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के दूसरे दिन के सेशन में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर भी मौजूद रहे। इस सत्र में इंटीग्रेटेड टाउन पॉलिसी और ईवी पॉलिसी पर विस्तार से चर्चा हुई, जिसमें मेट्रो के आसपास अर्बन ग्रोथ सेंटर विकसित किए जाने की बात रखी गई। साथ ही इंदौर में 30% और भोपाल में 31% FAR बढ़ाने की योजना पर काम किए जाने पर मंथन हुआ। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि दुनिया भर में शहरों की आबादी बढ़ती जा रही है। 2047 तक विकसित भारत बनाने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए हमें शहरों की भावी आवश्यकताओं को देखते हुए विकास की नीतियां बनानी होंगी। उन्होंने प्रदेश के विकास के लिए सीएम डॉक्टर मोहन यादव के प्रयासों की तारीफ की। समिट के दूसरे दिन इन सेक्टर्स पर अलग अलग सेशन हुए, जिनमें कई संभावनाएं निकलकर सामने आई। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने माइनिंग को लेकर भी उद्योगपतियों से चर्चा की और निवेश को लेकर बड़ी उम्मीद जताई। एविएशन, दुबई का ओजोन ग्रुप एमपी में एविएशन में इन्वेस्ट करेगा। ग्रुप की फाउंडर ओलिविया फर्नांडिस ने कहा कि MOU साइन करेंगे। हरदा में इको एग्रीकल्चर टूरिज्म की संभावनाएं हैं। ओमकारेश्वर और उज्जैन में भी संभावनाएं हैं। कॉटन, कपड़ा मंत्रालय की सचिव नीलम शमी राव ने कहा, मध्य प्रदेश की भागीदारी कसूरी कॉटन में काफी बड़ी है। ये प्रीमियम प्रोडक्ट्स में काम आता है। धार से लगे हुए एरिया में हम PM मित्र पार्क का काम राज्य सरकार की मदद से कर रहे हैं। मिनरल्स, प्रमुख सचिव उमाकांत उमराव ने कहा कि MP में मिनरल्स की वेलोसिटी है। पावर, मैग्नीज, डायमंड में हम देश में नंबर 1 हैं। लाइमस्टोन, कोल, मीथेन में दूसरे नंबर पर हैं। MP के सभी क्षेत्रों में कोई न कोई मिनरल्स जरूर पाया जाता है। रियल एस्टेट, केंद्रीय शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा, रियल एस्टेट सेक्टर में डेवलपमेंट के लिए जो भी सुझाव मिलेंगे, केंद्र सरकार उन पर काम करेगी। 2047 तक देश की नगरीय आबादी कुल आबादी का 50% तक हो जाएगी। इंफ्रास्ट्रक्चर, बॉलीवुड एक्टर पंकज त्रिपाठी ने कहा कि MP टूरिज्म विभाग ने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, तब से मुझे MP से प्यार हो गया। MP से मेरा जुड़ाव है, राजनीति से नहीं जुड़ा, तो यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करूंगा। राज्य को समृद्ध करना, खास करके माइनिंग के सेक्टर में बहुत बड़ी संभावना है और अब मुझे अच्छा भी लग रहा है। अभी तक तो हम केवल रॉ मटेरियल दे रहे थे और रॉ मटेरियल की बजाय हमारा प्रोडक्ट यही बने, उत्पाद यही हो, इसीलिए हम विशेष रूप से उस दिशा में काम कर रहे हैं। माइनिंग सेक्टर सबका बेस बनाती, माइनिंग के बिना सब कुछ अधूरा है। तो हम अपने वर्तमान के इस युग में माइनिंग की महत्ता भी समझे और आने वाले समय में इसके आधार पर लोगों की बेहतरी के लिए, रोजगार के लिए, समृद्धि के लिए और सह अस्तित्व की भावनाओं के लिए पृथ्वी के गर्भ में छिपा खजाना हम सबको फलीभूत हो और अपन सबके काम आए, इस भावना के आधार पर मैं आप सबका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और एक बार फिर आपका आभार मानता हूँ। आपने प्रेम से आकर के हमारे इन्वेस्टर समिट को सफल बनाया। बहुत बहुत धन्यवाद। सोशल मीडिया हैंडल से भी, बाकी चीजों से भी आग्रह करूंगा भारत के जनता को कि एक बार भारत के हृदय में आइए और देखिए कितना खूबसूरत है और यहाँ के लोग कितने खूबसूरत हैं। हमने 4 फिल्में की हैं, स्त्री 1, स्त्री 2, लुका छुपी और ओ माई गॉड। तो ना सिर्फ लोकेशन की प्रशंसा करता हूं, एक बार भी किसी शूटिंग में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आई। कोई भी नहीं आया कि अरे शूटिंग क्यों कर रहे हो, कौन कर रहे हो। इत्मीनान से करते हैं। स्त्री तो रातों में करते थे। इधर पीछे रोड पे हमने 5 दिन किया था, जब भूत हम लोगों को चेज करता है, हम बाइक से भाग रहे हैं। सो थैंक यू सो मच शुक्ला जी, थैंक यू सो मच MP गवर्नमेंट, माननीय मुख्यमंत्री जी, एक इतना बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर ये प्रोत्साहन देने के लिए कि टूरिज्म के लोग, सिनेमा के लोग यहाँ आए, देखें और इस राज्य की खूबसूरती को महसूस करें। धन्यवाद। कुल मिलाकर राजधानी भोपाल में हुई ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट मध्य प्रदेश के विकास में मील का पत्थर साबित हो, इसके अथक प्रयास के लिए PM नरेंद्र मोदी और CM डॉक्टर मोहन यादव ने देश के बड़े उद्योगपतियों को आमंत्रित कर निवेश को बढ़ावा दिया है, जो आने वाले समय में मध्य प्रदेश को एक नई उड़ान देगा। चैनल हेड RP श्रीवास्तव के साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर राखी वर्मा की रिपोर्ट। MP इन्वेस्टमेंट के लिए देश के राज्यों से टॉप के राज्यों में उसने अपना स्थान बना लिया।
देखिए, इस पूरी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में जब इसका उद्घाटन हुआ, पीएम मोदी आए, बहुत कुछ उन्होंने कहा और अभी भी जिस तरीके से हमने सुना, एक बात उन्होंने कही, निवेश के लिए एमपी टॉप के राज्यों में एक बन चुका है। जाहिर तौर पर इसीलिए इस ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट को जिस तरीके से मध्य प्रदेश में रखा गया, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में रखा गया, खुद आकर उद्घाटन करना और करीब करीब जिस तरीके से 30,77,000 करोड़ के एमओयू साइन हुए हैं, ये जाहिर तौर पर मध्य प्रदेश को आने वाले समय में एक नई दिशा, एक नई उड़ान देंगे। लेकिन एक बात और बड़ी महत्वपूर्ण थी, अमित शाह जिस तरीके से आज समापन में आए ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के, उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बातों पर जोर दिया है। न सिर्फ देखिए, तमाम नेतृत्व के लोगों को आप देखिए, दिग्गजों को आप देखिए, उन्होंने न सिर्फ मध्य प्रदेश में निवेश के विकास को आगे बढ़ाते हुए, निवेश की संभावनाओं पर मध्य प्रदेश सरकार के जो जाहिर तौर पर मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर मोहन यादव, उनकी सराहना, इसके साथ साथ 2047 का जो एक मूल लक्ष्य है विकसित भारत का, उन तमाम चीजों को लेकर भी अपनी बात कही है। तो आपको हम ये भी एक बार फिर से सुनाएंगे, आखिरकार पीएम मोदी जब आए उन्होंने क्या कहा और अमित शाह ने आज समापन पर क्या कुछ खास कहा। एमपी अजब भी है, सबसे गजब भी है। जहां एमपी में नर्मदा जी के आसपास के स्थानों का, आदिवासी क्षेत्रों में टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत अधिक विकास हुआ है। यहां कितने ही सारे नेशनल पार्क्स हैं। यहां हेल्थ एंड वेलनेस से जुड़े टूरिज्म के लिए भी अपार संभावनाएं हैं। हील इन इंडिया, इसका मंत्र दुनिया को पसंद आ रहा है। हेल्थ एंड वेलनेस के क्षेत्र में भी इन्वेस्टमेंट के लिए अपॉर्चुनिटीज लगातार बढ़ रही है। इसलिए हमारी सरकार इसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को एनकरेज कर रही है। भारत की ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट को, आयुष को भी बहुत बड़े लेवल पर प्रमोट किया जा रहा है। हम स्पेशल आयुष वीजा भी दे रहे हैं। इन सभी से एमपी को भी बहुत फायदा मिलने वाला है। साथियों, मैंने लाल किले से कहा है, यही समय है, सही समय है आपके लिए एमपी में इन्वेस्टमेंट करने और इन्वेस्टमेंट बढ़ाने का भी यही सही समय है। एक बार फिर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं डॉक्टर मोहन यादव और उनकी पूरी टीम, उनका मंत्रिमंडल और मुख्य सचिव से लेकर पूरी प्रशासनिक टीम को मैं अभिनंदन देना चाहता हूं कि ये 2 दिन के अंदर 30,77,000 रुपये के एमओयू को जमीन पर उतारा है। यहां आने से पहले मैंने मुख्यमंत्री जी और मुख्य सचिव जी से बात करी, आगे की कार्य योजना के लिए थोड़ा जानकारी भी लिया और मुझे पूरा विश्वास है जिस प्रकार की कार्य योजना मध्य प्रदेश सरकार ने बनाई है, ये 30,77,000 करोड़ के एमओयू, इसमें से महत्तम एमओयू जमीन पर उतरेंगे। मित्रों, 2 दिन के कार्यक्रम में 200 से अधिक कंपनियां और 50 से अधिक देशों के प्रतिनिधि मध्य प्रदेश में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, यहां के माहौल को देखने के लिए आए हैं। इस बार मध्य प्रदेश ने एक नया प्रयोग भी किया। ये प्रयोग आने वाले दिनों में बहुत सारे राज्यों को भी दिशा दिखाने वाला है कि हर क्षेत्र का एक अलग इन्वेस्टमेंट समिट 2 दिन का कर पूरे मध्य प्रदेश का एक प्रकार से समविकास करने का प्रयास किया गया है। तो देखिए, जाहिर तौर पर ये पूरी रिपोर्ट और ये 2 दिन की समिट, ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि मोदी का मोहन पर विश्वास है और निवेश का सफल प्रयास है। जाहिर तौर पर सफल प्रयास है, क्योंकि जिस तरीके से अमित शाह भी कह रहे थे कि धरातल पर या इस धरती पर जिस तरीके से 30,77,000 करोड़ के एमओयू आए हैं, इसमें से ज्यादा
वो साकार करेंगे, और ये साकार करेगी डबल इंजन की सरकार। जाहिर तौर पर जब आप कोशिश ही नहीं करेंगे तो आप आगे कैसे बढ़ेंगे? तो ये जो प्रयास है और लगातार इसको आगे बढ़ाने का जो लक्ष्य लेकर चल रहे हैं वो बहुत ज्यादा सफल होता दिखता है। अब दोनों दिन की पूरी यदि एक हम कंक्लूजन निकालने की कोशिश करें आज इस चर्चा में, तो हम मध्य प्रदेश को कहां देखेंगे, इकोनॉमी के रूप में हम कहां देखेंगे, जो उद्योगपति हैं वो इसे कितना ज्यादा विकसित मानते हैं, इसी पर हम चर्चा पर चलेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए कर्नल ईशान हमारे साथ जुड़े हैं। ईशान जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे आनंद जैन कासलीवाल। आनंद जी, आपका भी बहुत स्वागत है। उद्योगपति हैं दीपक भंडारी। दीपक जी, आपका भी बहुत स्वागत है। अर्थशास्त्री हैं कपिल होलकर। कपिल जी, आपका भी बहुत स्वागत है। सामाजिक उद्यमी हैं रेणु नायक। रेणु जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और स्वदेश न्यूज के चैनल हेड आरपी श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हैं। आरपी श्रीवास्तव जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत सबसे पहले कपिल जी आपसे करूंगी। मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ कपिल जी, पहला दिन हमने देखा ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का, और जब देर शाम तक, कल की मैं बात कर रही हूं, जब पहला दिन था 9 MOU साइन हुए थे तो बहुत अच्छा लगा था कि कुछ ऐसी चीजें आई हैं। और देखिए दूसरे दिन में आज टोटल यदि हम देखें तो 30,77,000 करोड़ के MOU हुए हैं। अमित शाह जी का ये दावा भी है और ये विश्वास भी है शायद पूरी टीम का, मैं कहूंगी भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व का, कि इसमें से ज्यादा चीजों को धरातल पर रखकर मध्य प्रदेश को एक नई उड़ान मिलेगी। जाहिर तौर पर रोजगार बढ़ेंगे। इकोनॉमी की दृष्टि से देखा जाए और 30,77,000 करोड़ के MOU जिस तरीके से एक फाइनल हुए हैं, धरातल पर आए हैं, उसके बाद एक अर्थव्यवस्था को हम समझे तो आप क्या मानते हैं? देखिए, अगर ये देखा जाए, ये प्रयास अपने आप में बहुत ही सराहनीय प्रयास है। और जिस तरह से पूरी मशीनरी ने काम किया है, चाहे वो केंद्र की हो राज्य की हो, यहाँ पे प्रयास ये किया गया है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को आकर्षित किया जाए। बट यहाँ पे एक चीज जो हमेशा ध्यान रखने की होती है कि MOU, मेमोर ऑफ अंडरस्टैंडिंग, को हम ये नहीं मान सकते कि ये 30 लाख करोड़ रुपए आपके यहाँ निवेश हो ही जाएगा। इस चीज को ध्यान रखना बहुत जरूरी है। हम हमेशा इन बड़ी बड़ी बातों के या बड़ी बड़ी फिगर्स को लेके ऐसा मानते ही हो जाएगा। पास में डेटा देखें तो 10 जो भी MOU साइन हुए हैं उनमें से हार्डली 10% के आसपास भी जमीनी हकीकत में आया नहीं है। तो मेरा यहाँ पे जो सबसे बड़ा इस चीज को समझने के लिए समय और लेना चाहिए कि ये इस बार जमीन पे उतरता कैसा है। क्या सरकार वाकई में कुछ ऐसी व्यवस्थाएं बैठा पाती है जहां पे ये इस MOU को वाकई में हकीकत में बदल सके। इसके लिए न केवल सरकार को बल्कि सरकार के जितने प्रशासनिक महकमे हैं उन सबको भी कमर कस के लगना होगा। जवाबदेही तय करनी होगी महकमों की, अधिकारियों की, उन इंडस्ट्रियलिस्ट के प्रति जिन्होंने 2 दिन यहाँ बिताए हैं। वो लोग जो आपके यहाँ आए इस प्रदेश में, उनका एक एक मिनट कीमती होता है। वो आज आपके यहाँ आए हैं, कुछ उम्मीद लेके आए हैं, तो आपको उनकी उम्मीदों पे खरा उतरना होगा। मध्य प्रदेश में हमने देखा है कि हमेशा समिट हुई है, प्रयास रहा है सरकारों का, पर जमीनी हकीकत कुछ और होती है। यहाँ पे इस वक्त आपको सबसे बड़ा प्रयास यही करना पड़ेगा कि पहले तो कन्वर्जन रेट को बढ़ाना पड़ेगा। आपका कन्वर्जन रेट जब बढ़ेगा, जब लोगों को सिंगल विंडो क्लियरेंस के मायने सही में सिंगल विंडो क्लियरेंस होनी चाहिए, जब उन्हें, क्योंकि देखिए जब इंडस्ट्रियलिस्ट कैपिटल लगाता है तो जिस दिन वो कैपिटल लगाता है उस दिन वो बैंक से बोरो भी करता है, तो उसकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल पर डे की होती है। अगर आपने उस प्रोजेक्ट को डिले करा या उसको क्लियरेंस नहीं दी है, या आपके प्रशासनिक बाबूगिरी में वो जो हम कहते हैं अगर वो उलझ गया, तो वो यहाँ से एग्जिट कर जाएगा, क्योंकि उसे उस स्टेट में जाएगा। असम भी अपना काम कर रही है, यूपी में भी इसी फ्रंट पे काम हो रहा है। ऐसा नहीं कि पूरे देश में मध्य प्रदेश अकेला है जो ये काम कर रहा है, सभी प्रदेश, गुजरात तो कर ही रहा है नो डाउट काफी समय से। ये सब गुजरात मॉडल हम फॉलो कर रहे हैं अगर देखा जाए तो। बट यहाँ पे सवाल ये है कि क्या हम इस 30 लाख करोड़ को जमीन पे लाने के लिए तैयार हैं? क्या हमने एक समिट करने के बाद में, क्या हमारा आधारभूत ढांचा, हमारा जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, क्या हमने उतना स्ट्रांग बना दिया है कि उसकी जवाबदेही तय कर पा रहे हैं हम? आज 1,180 करोड़ रुपए आपने निवेश पे ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट पे खर्चा कर दी है, अच्छी बात है। जब तक आप कुछ करेंगे नहीं तब तक हमें पता कैसे चलेगा? पर यहां से अब काम चालू होता है। असली जवाबदेही, असली जिम्मेदारी यहां से हमारी तय होती है कि हम कैसे इसको उतारेंगे। उसके लिए आपको एक रोड मैप बनाना होगा। जो आपने अभी किया है, इससे कठिन काम अब आपका चालू होने वाला है। तो मेरा मानना है कि सब कुछ अच्छा है,
फिगर्स अच्छे हैं, इंडस्ट्रीज अच्छी है, हमने बहुत अच्छा जमघट लगाया, हमने अपने शहर को विकसित भी किया, बहुत अच्छी बात है। हर चीज हमने दिखाने की कोशिश करी, यहाँ पे जो एक इच्छा दिखाने की कोशिश होती है। दूसरी चीज, जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटी की बात हुई है, आपने स्मार्ट सिटी की भी बात सुनी होगी आज से कुछ वर्ष पूर्व। स्मार्ट सिटी की क्या स्थिति है आज हमारे? क्या हम उन जगहों, उन वायदों पे, उन एक्टिविटीज पे जो हम कर रहे हैं, क्या हम उसको फॉलो कर पा रहे हैं? आज भोपाल में स्मार्ट सिटी का क्या हश्र हो रहा है हम देख रहे हैं। मेट्रो बंदी वो कितनी डिले हो रही है हम देख रहे हैं। तो देखिए, सरकार जब पैसा लगाती है तो उसको क्योंकि वो टैक्स पेयर का पैसा है, तो वहां पे डिले प्रोजेक्ट कॉस्ट चल जाता है कि आपकी प्रोजेक्ट कॉस्ट, हम पढ़ते हैं कि कितनी प्रोजेक्ट कॉस्ट बढ़ गई है। पर यहाँ पे जब एक इंडस्ट्रियलिस्ट आएगा तो उसको सबसे पहले आपको एश्योर करना पड़ेगा कि उसका एक एक दिन आपके लिए कीमती है, उसके लिए तो ही, आपके लिए भी कीमती है, और उसकी प्रोजेक्ट कॉस्ट आप बढ़ने नहीं देंगे। उसको जो कुछ सुविधाएं चाहिए वो आपको देना होगा। दूसरा, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर पे आपको बहुत काम करना पड़ेगा। अभी मध्य प्रदेश में एयर कनेक्टिविटी बहुत पुअर है। हमारी एयर कनेक्टिविटी केवल इंदौर में हटा दे तो बाकी किसी शहर में हमारी एयर कनेक्टिविटी नहीं है। तो आपको एयर कनेक्टिविटी पे काम करना होगा, जो आज की जरूरत है, बेसिक नीड जिसको हम कहते हैं, उस पर आपको काम करना। बिल्कुल। कपिल जी वापस आऊंगी। ईशान जी मुझे सुन पा रहे हैं? ईशान जी, अगला सवाल मैंने आपसे इसलिए भी लिया क्योंकि अर्थशास्त्री हैं कपिल जी, उन्होंने अर्थव्यवस्था के नजरिए से इस चीज को लेकर बड़ा महत्वपूर्ण एक बात उन्होंने कही है, और ये बात सच है। हम 30,77,000 करोड़ के एमओयू जो साइन हुए हैं उसे हम धरातल पर किस तरीके से लाएंगे। और ये मैं नहीं कह रही हूं कि नहीं होगा, ये होगा। मैं फिर कहती हूं, जब डबल इंजन की सरकार और यदि इस उद्देश्य को लेकर यदि आए हैं, 2047 विकसित भारत का संकल्प लेकर इस दिशा में बढ़ रहे हैं, तो ये सार्थक भी होगा। लेकिन हमें कैसे करना है, इसका रोड मैप बनाना है। तो कैसे इस प्लानिंग्स को लेकर जाएंगे, सबसे पहले तो उस पर अपनी बात रखिएगा। देखिए, सबसे पहली चीज तो ये अभूतपूर्व और ऐतिहासिक तो है ही, क्योंकि जिस तरह से हम अगर बाकी राज्यों के भी जो इन्वेस्टमेंट सबमिट्स हुए हैं उनके बारे में देखते हैं तो उत्तर प्रदेश में करीब करीब 40 लाख करोड़ का हुआ था और 35 लाख करोड़ पे राजस्थान है, और आज हमारे यहाँ 30,77,000 करोड़ का एमओयू साइन हुए हैं। जैसा कि कपिल जी ने कहा, बिल्कुल सही बात है। अब अगर हम इस चीज पे गौर करें कि रोड मैप का जहां तक सवाल है, तो मुख्यमंत्री जी ने, मोहन यादव जी ने एक बहुत बड़ी बात कही थी कि ये सबमिट जो है ये सिर्फ निवेश के लिए नहीं, ये आगे की नीति निर्धारण और भविष्य के लिए को भी ध्यान में रख के किया जा रहा है। और जहां तक रोड मैप का सवाल है, मुख्यमंत्री ने खुद कहा है कि आगे की नीतियों को लागू करना, आधारभूत संरचना को भी बेहतर बनाना, और जिससे कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट आएंगे उनका समय और पैसा, जैसे कि कपिल जी कह रहे थे, सही बात है, उनका समय और पैसा दोनों ही मूल्यवान है। अगर हम इस चीज को देखें, अगर आपने देखा हो आज के समापन समारोह में भी जिस तरह से चीफ सेक्रेटरी साहब ने भी अपने उद्बोधन में जो कहा था कि वीकली इसकी मॉनिटरिंग, कि एमओयू धरातल पर आ जाए, वीकली मॉनिटरिंग डिपार्टमेंट वाइज होगी। लाइक टूरिज्म डिपार्टमेंट है तो उसके सेक्रेटरी इसको करेंगे हर हफ्ते, और महीने में एक बार चीफ सेक्रेटरी खुद लेंगे। तो सरकार इस चीज के बारे में बिल्कुल विचार कर रही है, और ये बात सत्य है कि जैसे पहले भी इन्वेस्टमेंट समिट्स हुई, लेकिन धरातल पर उतना जिस तरह से जो एमओयू साइन हुए थे, जिस तरह से आनी चाहिए थी चीजें, वो नहीं आ पाई। उसके पीछे कई कारण हैं, जैसे कि प्रशासनिक कारण भी हो सकते हैं, और ईज ऑफ डूइंग द बिजनेस, ये एक चीज बहुत बड़ी होती है जिसके प्रति चाहे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हों, चाहे हमारे मुख्यमंत्री जी हों, या बाकी जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, इस चीज पे बहुत जोर दिया गया है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंतर्गत जो चीजें आती हैं, चाहे हमको अपना लॉजिस्टिक्स सुधारना हो, जैसा कि अभी कपिल जी कह रहे थे एविएशन के बारे में, चाहे एविएशन की स्थिति को सुधारना हो, चाहे रेलवे नेटवर्क सुधारना हो, चाहे रोड नेटवर्क सुधारना हो, बिजली की व्यवस्था करनी हो, सारी चीजों को मिला के, तो इन सबको जब हम मिलाते हैं तब हम ईज ऑफ डूइंग द बिजनेस की बात कर सकते हैं। और इन सभी चीजों को ध्यान में रख के इन विषयों पर भी चर्चा हुई है। अगर आप देखें, आप एक देखिए, बहुत सी चीजें प्रत्यक्ष रूप से होती है, बहुत सी परोक्ष रूप से भी होती है। परोक्ष रूप में मैं बोलूंगा, आज के समापन समारोह में एविएशन मिनिस्टर भी आए थे,
तो एविएशन मिनिस्टर का इन्वेस्टमेंट से डायरेक्ट अगर आप देखेंगे तो कुछ भी नहीं है, लेकिन ईज ऑफ डूइंग द बिजनेस में जो लॉजिस्टिक्स और एविएशन इंडस्ट्री के डेवलपमेंट की बात मध्य प्रदेश में होती है, उस लिहाज से उनका आना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। शहरी विकास की बात करते हैं तो मनोहर लाल खट्टर जी आए थे, टूरिज्म इंडस्ट्री की बात करते तो उसके बारे में भी सेक्रेटरीज आए थे। हमारे केंद्र सरकार के जो सेक्रेटरी लेवल के ऑफिसर्स थे, दे वर प्रेजेंट टुडे, आज वो लोग भी यहाँ पे मौजूद थे। तो उस तरफ की प्रशासनिक रूप से भी किस तरह से हमें आगे बढ़ना है, जिससे कि ये एमओयूज, अगर हम आज बात कर रहे हैं 30,77,000 रुपए की, तो ये पूरे के पूरे धरातल पर आए, इसके बारे में बिल्कुल विचार किया गया है और उस पर कार्य किया जाएगा। ईशान जी ठीक है, मैं बीच में रोक रही हूँ, ईशान जी वापस आऊंगी। दीपक जी मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल। दीपक जी, हम कल भी चर्चा में थे, कल जब देर शाम तक 9 एमओयू आए थे, तभी हमें लग रहा था कि कुछ चीजें, एक शुरुआत हुई है, बहुत अच्छी हुई है, पहला दिन है, और हमने ये भी कहा था कि जब दूसरे दिन होगा बड़ा महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि पीएम मोदी तो चले गए उद्घाटन के बाद, तमाम बातें वो रख कर गए, लेकिन तमाम जो उद्योगपति हैं जो देश विदेश से यहाँ आए और रुके हुए थे, और आज क्योंकि समापन हुआ है तो आज हमारे सामने 30,77,000 करोड़ का एक एमओयू साइन हुए हैं। अब इसको इंप्लीमेंट करने की बात है, इकोनॉमी को देखते हुए भी इसको, अभी जैसे कपिल जी ने बहुत अच्छे से डिफाइन किया, मुझे लगता है क्योंकि आप एक उद्योगपति हैं और जब कोई निवेश आता है तो निवेश आना, एमओयू साइन होना, उसको सार्थक करने की बीच की जो कड़ी है, उसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, उसे देखने का नजरिया हमारा बिल्कुल साफ है। इसके पीछे सिर्फ एक ही चीज है, लीडरशिप। चाहे वो केंद्र की लीडरशिप हो, चाहे वो राज्य की लीडरशिप हो। हम एक विस्तृत परिदृश्य को यदि देखते हैं और उसमें मध्य प्रदेश की बात करते हैं, तो आज अमेरिका में, यूरोप में और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में हर जगह मंदी है। हम देख रहे हैं कि वहां पे इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत कम है, बहुत स्लो है। लेकिन ये ऐसे देश है, छोटे छोटे से देश है यूरोप में, 35 से 40 देश यूरोप में, देखिए उन्होंने यूरोपियन यूनियन बना लिया। और मैं चाइना की बात नहीं करूंगा क्योंकि चाइना अपने आप में बहुत बड़ी इकोनॉमी, सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, वो एक अलग इकोनॉमी है। लेकिन साउथ ईस्ट एशिया में भी कई ऐसे छोटे देश हैं। आज सिंगापुर की हम बात करते हैं, सिंगापुर की इकोनॉमी भी आज वर्ल्ड में फास्टेस्ट ग्रोइंग है और टॉप इकोनॉमी में से एक है। तो उस परिदृश्य में यदि हम देखें तो मध्य प्रदेश में इस प्रकार की एक गतिविधियां हो रही है जो कि पूरे विश्व पर अपना एक छाप छोड़ सकती है, और लीडरशिप इतनी अच्छी है। और यदि सरकार की मंशा, और आज जो एमएसएमई पॉलिसी की घोषणा की गई है वो बहुत ही लिबरल पॉलिसी थी, तो उससे एमएसएमई को, स्टार्टअप को, दोनों को बहुत फायदा मिलेगा। आज यहाँ पर सरकार ने TTT की बात की थी, जिसमें मध्य प्रदेश में टेक्नोलॉजी, मध्य प्रदेश में टेक्सटाइल और मध्य प्रदेश में टूरिज्म, उस पे उन्होंने बल किया था। आज मध्य प्रदेश में टेक्सटाइल का इतिहास इतना पुराना है, 150 साल से यहाँ पे एक्सपोर्ट होते हैं, यहाँ की मिलें प्रसिद्ध थी पूरे विश्व में। तो उस परिदृश्य में आप देखें तो आज भी वो इतना सार्थक है जो उस समय था। और चीन का जो उदाहरण है, वहां अभी साल पहले ऐसा हुआ चीन में, जैसे मैं खुद चीन की यात्रा पे था 2004 में, वहां पे शेंझेन उन्होंने बनाया था, हमें सब हवा की बातें लगती थी, लेकिन हमने सोचा भी नहीं था कि विश्व में तीसरी इकोनॉमी चाइना बन जाएगा। 2.5 करोड़ लोगों को उन्होंने शेंझेन में बसाया था सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए। और आप देखिए कि कितनी जल्दी चीन में कंपनी खुल जाती है, कितनी जल्दी चीन में माल बन जाता है, और विश्व के किसी भी कोनों में वो लॉजिस्टिक से भेज देते हैं, जैसा कि अभी लॉजिस्टिक की चर्चा की गई थी। तो यदि वो सब यहाँ पे होता है और हमें होता दिख रहा है वो, तो आने वाले समय में हम क्या कुछ नहीं कर सकते हैं? क्या हम देखते नहीं है कि उदाहरण था सिंगूर में, जब रतन टाटा ने फैक्ट्री लगाई थी नैनो की, जो एक मध्यम वर्गीय परिवार को वहां पर सिंगूर में हटाकर ये लोग गुजरात लेकर आए, तो वह अपने आप में एक औद्योगिक इतिहास है। आजादी के बाद, लिबरलाइजेशन के बाद, की अगर राज्य सरकार की इच्छा शक्ति हो तो क्या नहीं कर सकती वो। तो मुझे लगता है कि 31 लाख करोड़ की जो बात है ये धरातल पर आ सकती है, क्योंकि उसके पीछे लीडरशिप है, और लीडरशिप के साथ साथ एक माहौल भी है। आज
देश के भीतर अलग अलग राज्यों में कंपटीशन है, हर राज्य चाह रहा है, हम उत्तर प्रदेश को देख रहे हैं या महाराष्ट्र को देख रहे हैं, गुजरात को देख रहे हैं, साउथ इंडिया के राज्यों को देख रहे हैं, हर राज्य अच्छा करना चाहता है, हर राज्य विश्व में अपने आप को स्थापित करना चाहता है। तो विश्व की कंपटीशन और अपनी लोकल कंपटीशन, उन सब के बीच में ये सारी चीजें बहुत ज्यादा एक उद्देश्य को लेकर लगती है और लोगों में भी आत्मविश्वास बढ़ता जा रहा है, उन्हें लगता है कि हम कर सकते हैं, इतना कठिन नहीं है। तो ये सब चीजें हो सकती है। और 31 लाख करोड़ का यदि इन्वेस्टमेंट आता है, भले ही वो आज से 5 साल बाद तक भी आए, तो भी जो एंसिलरीज काम करेगी, वो एंसिलरीज में कितना डेवलपमेंट होगा, कितने लोगों को रोजगार मिलेगा और कितनी नई टेक्नोलॉजी भी आएगी और नए बिजनेस भी आएंगे। बिल्कुल ठीक है। रेणु जी सुन पा रही है मुझे? रेणु जी, चलिए रेणु जी अभी हमारे साथ नहीं जुड़ी हैं। आनंद जी मुझे सुन पा रहे हैं? जी आनंद जी, 2 दिन का ये आयोजन ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का समापन हो चुका है। 30,77,000 करोड़ के एमओयू हुए हैं। देखिए, ये शुरुआत तो पहले ही हो गई थी कि धरातल पर उतारकर इसे कैसे सार्थक करना है, लेकिन लगातार ये चीजें आना, पीएम मोदी का खुद आना, अमित शाह जी का आना और लगातार ये जो प्रयास है, जो एक संकल्प भी है और उसको 2047 से सीधे जोड़कर उस लाइन पे बिल्कुल कदम से कदम बढ़ा के चले जा रहे हैं, इसे आप कितना आने वाले समय में एक नई पहचान और एक नई उड़ान के रूप में देखते हैं? देखिए, ये इन्वेस्टर समिट जो है ये फुल ऑफ इवेंट है। ऐसा आप बोलेंगे कि अभूतपूर्व इवेंट था, जो मध्य प्रदेश सरकार पहले भी कर चुकी है और आज भी किया है। आपके प्रयासों की हम सराहना करते हैं, पर अगर सफलता का प्रतिशत देखें तो पिछले 20 वर्षों में टोटल 10% धरातल पे उतरा है। मतलब अगर उसको 20 साल में अपन डिवाइड करें तो 0.5% की प्रोग्रेस आपके इन्वेस्टमेंट में हुई है। मतलब आपका पहला फेल्यूर तो यहाँ हो गया कि आपने 20 साल में अगर 10% इन्वेस्टमेंट कन्वर्ट किया है और उसके अगेंस्ट में जो आपने इन्वेस्टर मीट में खर्चा किया है, अगर आप उसको कंपेयर करें तो शायद वो एक अनसक्सेस ही इन्वेस्टर मीट मानी जाएगी। दूसरी बात, नरेंद्र मोदी जी ने खुद स्वीकार करा है कि अभी तक मध्य प्रदेश इन्वेस्टमेंट के नाम पे नंबर 1 नहीं था, अब बनने जा रहा है। तो उसकी जो सफलता की ग्रोथ है अदर राज्यों के हिसाब से वो 0.33% है। तो आप कहाँ खड़े हैं, ये आकलन भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी खुद इसका आकलन करें। ये पेपर्स जो इन्वेस्टमेंट के कन्वर्सेशन के हैं, ये गवर्नमेंट के डाटाज हैं कि आपका सभी राज्यों में जो पिछले 10-20 सालों में इन्वेस्टमेंट हुआ है वो 0.33% हुआ है। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं 2029 में हम 5 लाख ट्रिलियन इकोनॉमी को हम कर देंगे 2029 में। तो अब 2047 की बात कहाँ कर रहे हैं? 2047 तक कौन रहने वाला है? ना आप रहने वाले हो ना मैं रहने वाला हूं। तो ये सब्जबाज क्यों दिखाते हैं? इसके अगेंस्ट में जब कमलनाथ जी की सरकार थी तो 74,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट एमओयू साइन हुए थे और उसमें लगभग 35,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट कन्वर्ट हुआ था। तो कमलनाथ जी या कांग्रेस पार्टी की सक्सेस रेट अगर आप निकालें तो 50% थी, जो हमने पिछले 18 महीनों में दी। तो आप अगर कंपैरिजन करेंगे विजन का, इम्प्लीमेंटेशन का, आधिकारिक रूप से अगर उनकी बात अगर आप करेंगे तो कहां आप खड़े हैं? कांग्रेस के आगे भी आप नहीं खड़े हैं। आपको 20 साल आपकी सरकार में हो गए, 10 साल आपको सेंट्रल गवर्नमेंट में हो गए, तब आप मध्य प्रदेश को उतना इन्वेस्टमेंट नहीं दिला पाए, न 5 लाख ट्रिलियन इकोनॉमी आप कन्वर्ट कर पाए। तो आप कब तक ये इवेंट करके लोगों को गुमराह करेंगे और देशवासियों को गुमराह करेंगे? तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये फुल ऑफ इवेंट था, एक अभूतपूर्व इवेंट था, जो पहले भी हुआ, अभी भी हुआ और ये कागजों में बंद रोक के रहने वाला है। 2047 का तो अभी मैं बता रहा हूँ, 2029 का बता दें आप आने वाले अगले साल का बता दें कि इसमें कितने से कितने एमओयू कन्वर्ट होने वाले हैं इंडस्ट्रीज में। आप श्वेत पत्र जारी कीजिए ना कि हमने इस तरह उसके अगेंस्ट में खर्चा किया है। और आज मुख्यमंत्री मोहन यादव जी श्वेत पत्र बताए कि हम 6 महीने में इसकी रिपोर्ट सार्वजनिक करेंगे, वो तो आप करते नहीं है। और उसके बाद आप इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो आप करते रहिए। शायद मैं तो इससे सहमत नहीं हूं कि ये पूरी एक फॉर्मेलिटी है, ये ना पहले कर पाए ना इनका विजन है। रही मेट्रोपॉलिटन सिटी की बात, तो कमलनाथ जी ने बहुत पहले मेट्रोपॉलिटन सिटी की घोषणा कर दी थी। मेट्रो आप सोच रहे थे, हमने लाके उसको चालू कर दिया, ये दुर्भाग्य रहा, हमारी सरकार चली गई। तो विजन और इम्प्लीमेंटेशन में बहुत लंबा फर्क है, जो भारतीय जनता पार्टी है उनका नेतृत्व न कर पा रहा है और न कर पाएगा। ठीक है, चलिए वापस आऊंगी। आरपी श्रीवास्तव जी,
ये समिट हुई, निवेश की बात हुई, कल भी हमने निवेश को देखा, तमाम दिग्गजों को सुना, आज भी हमने देखा जिस लक्ष्य को लेके, जिस सपने को लेके, जिसे साकार करने की लाइन पर चल रहे हैं और जितनी बात आई है, आज सभी लोग अमूमन इस बात को कह रहे हैं। देखिए, कांग्रेस विपक्ष है, उनका अपना मत हो सकता है, लेकिन सभी लोग इसलिए इम्प्लीमेंटेशन पर बहुत जोर दे रहे हैं, तो उसे आप किस तरह से देखते हैं? देखिए राखी, लगभग 30,77,000 करोड़ के एमओयू पर साइन हुआ। ये बात सही है, हमारे अर्थशास्त्री भी बोल रहे थे कि इसमें 2-3 चीज़ें सबसे बड़ी महत्वपूर्ण है। अगर मान लीजिए आपने डिले ऑफ प्रोजेक्ट हुआ तो निश्चित रूप से उसको आगे बढ़ा पाना एक उद्योगपति के लिए मुश्किल हो जाता है। सरकारें रहती हैं अपने अपने माध्यम से जो भी प्रयास करती हैं, उसमें कई प्रोजेक्ट डिले होते हैं तो उसकी भरपाई कर लेती हैं। उद्योगपति इतना दिन वेट नहीं कर सकता। एक चीज़, कल मैं लगातार 2 दिन वहाँ पर था और जो भी सुना मैंने, खास करके 2 महत्वपूर्ण जो उद्बोधन थे, पहला तो प्रधानमंत्री जी का और दूसरा अमित शाह जी का। तीसरा जो है, चूँकि मोहन यादव अपनी लीडरशिप में इसको लीड कर रहे थे, तो दोनों नेताओं ने इनकी पूरी भरपूर सराहना की। उसके पीछे रीज़न है, देखिए डबल इंजन की सरकार है, केंद्र सरकार का एक शीर्ष नेतृत्व अगर पीठ थपथपाता है तो निश्चित रूप से मुख्यमंत्री का उत्साह तो बढ़ेगा ही। जहाँ तक धरातल पर लाने की बात है, बहुत सारी नीतियों में परिवर्तन करने की बात है। आपने भी देखा होगा कि चीफ सेक्रेटरी ने भी इस बात को बोला कि हम वीकली इस पर मॉनिटरिंग करेंगे। अगर ये सारी चीज़ें होती हैं तो निश्चित रूप से हम ये नहीं मानते कि 30 लाख करोड़ रुपया आ ही जाएगा, निवेश हो जाएगा, लेकिन इतना ज़रूर है कि अगर सारा चीज़ें ठीक ठाक रहीं, लॉजिस्टिक सही रहे, एयर कनेक्टिविटी को ले लीजिए, और तमाम चीज़ें जैसे उद्योग लगाने में जो है ज़मीन का आवंटन हुआ या जो भी नीतियां हैं उनके आधार पर अगर उद्योगपतियों को ये प्रोत्साहन मिला तो ये ज़रूर है कि इसमें बहुत सारी कुछ चीज़ें हो सकती हैं। और हमें लगता है कि पिछले जो है साल भर से जिस तरह से डॉक्टर मोहन यादव प्रयास कर रहे हैं रीजनल इंडस्ट्रियल समिट को लेकर के, फिर ग्लोबल किए, लगभग 60 देशों के लोग आए, हम लोग थे, काफ़ी डेलीगेट्स थे, और इवन उसमें बहुत सारे नए जैसे स्टार्टअप को लेकर के, एमएसएमई को लेकर के बहुत सारे यूथ भी वहाँ पर थे। वो बड़ी आशा भरी नज़रों से सरकार की तरफ देख रहे हैं। तो हमें लगता है कि अगर इस तरह का प्रयास हो रहा है, और जैसे विकसित भारत की बात है, खरी तो कोई भी देश को करना चाहिए कि हमारा देश विकसित हो, अगर परिकल्पना है तो इसको साकार करने का प्रयास किया जाना चाहिए। ये कह देना कि हम कल देखें, मतलब आज की देखें, लेकिन कल को भी देखना पड़ेगा कि इतना बड़ा विशाल देश है, इतनी बड़ी आबादी है, इसका कैसे मैनेजमेंट होगा, इसका कैसे प्रबंधन होगा। तो राखी जो जहाँ तक हमने यहाँ पर देखा बड़े नज़दीक से, और जिस तरह का आश्वासन मिला, हमें लगता है कि डॉक्टर मोहन यादव को जिस तरह से भरपूर सपोर्ट प्रधानमंत्री जी का, और आज जिस तरह से जो है गृह मंत्री ने भी इस बात को आश्वस्त किया, और उन्होंने तो भरोसा भी जता दिया कि ये सारी चीज़ें धरातल पर आएंगी। तो अगर सरकारें चाह लें तो हमें लगता है कि किसी उद्योगपति को कोई परेशानी नहीं हो सकती है। वो उनकी इच्छा शक्ति के ऊपर निर्भर करता है। और अगर वो ये नहीं, अगर उन्होंने लटकाने वाला काम, जैसे आप देखिए ब्यूरोक्रेसी कितना इसमें अड़ंगे डालती है, अगर लीडरशिप पूरी ताकत के साथ ब्यूरोक्रेसी को भी पर भी लगाम लगाती है और वो प्रयास करती है कि इस तरह का विस्तार हो, तो मध्य प्रदेश जिस तरह से जो अपना प्रदेश है और जितनी संसाधन, जितनी संभावनाएं हैं, अगर उसको लेकर के राखी अगर पूरा प्रयास होगा तो निश्चित रूप से इसमें बहुत सारे निवेश फलीभूत होंगे, धरातल पर आएंगे, और एक जो है विशाल नेटवर्क खड़ा होगा, चाहे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को लेकर के, आप मेट्रोपॉलिटन सिटी को लेकर के बात करें, या फिर जहाँ तक पूरे लॉजिस्टिक को लेकर बात करें, कनेक्टिविटी को लेकर बात करें, अगर सारे संसाधन जुटाने में मध्य प्रदेश सरकार कामयाब होती है और उसमें प्रयास करती है, तो निश्चित रूप से हमें लगता है कि ये जो इसको इवेंट न मानते हुए प्रयास माना जाना चाहिए, क्योंकि इवेंट ही सारी चीज़ें नहीं होती, प्रयास भी है। अगर ये प्रयास पहले भी होते रहे, वो धरातल पर नहीं है, वो अलग बात है, हो सकता है बहुत सारी कमियां रही हों, लेकिन अगर उस कमियों को दूर करते हुए अगर उस पर प्रयास किया जाता है तो ये प्रयास काफ़ी सफल हो सकता है, और मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए, यहाँ के किसानों के लिए, तमाम लोगों के लिए एक बड़ी अच्छी शुरुआत होगी। और हमें लगता है कि जो परिस्थितियाँ बन रही हैं उसमें डॉक्टर मोहन यादव जिस तरह का अथक प्रयास कर रहे हैं, अगर उसमें कामयाब हो जाते हैं तो एक बड़ी अच्छी शुरुआत होगी, और मध्य प्रदेश निश्चित रूप से समृद्ध तो है ही है,
समृद्ध इसलिए कि यहाँ पर एग्रीकल्चर के मामले में समृद्ध है। ये कई कृषि कर्मण अवार्ड पा चुका है। यहाँ के लोगों ने, किसानों ने काफ़ी इसमें ये किया, तो हमें लगता है कि ये प्रयास फलीभूत होगा और हमें आशान्वित रहना चाहिए। हर चीज़ को निगेटिव में न लेकर के प्रयास, ये भी प्रयास देखने का प्रयास किया जाना चाहिए। बिल्कुल, और ये वो समय है जब तमाम दिग्गज हैं, देश विदेश से उद्योगपति हैं। अब धरातल पर कितना आएगा, ठीक बात है, वो आने वाले समय में हमारे और आपके सामने आएगी, ये बात बिल्कुल सच है। लेकिन जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि एक आने वाला एक लक्ष्य होता है ना, मैंने शुरुआत में एक बात कही थी, यदि आप चाहेंगे तो आप कर लेंगे, लेकिन जब आप कोशिश ही नहीं करेंगे तो फिर आप सफल कैसे होंगे। तो इसलिए इस तरह के जो आयोजन होते हैं उसको कैसे आपको आगे बढ़ाना है, कम से कम उसकी कोशिश तो की गई, अब जितना जो आएगा उसको कैसे बढ़ाना है ये आने वाले समय में हम देखेंगे। फिलहाल समय की सीमाएं बहुत जल्दी से। ईशान जी, एक बार फिर से मैं आपसे एक सवाल लेना चाहती हूं, क्योंकि जाहिर तौर पर इसको टास्क मानिए, चुनौती मान लीजिए या जिम्मेदारी एक बहुत बड़ी मान लीजिए, क्योंकि इतनी बड़ा जो आयोजन हुआ और उसको लेकर जो अभी तमाम लोग कह रहे थे कि उस पर जो इन्वेस्ट किया, जो खर्च आया, उसके साथ साथ अब हमें मिलेगा कितना, और उसकी पूरी एक रूपरेखा है, जैसे कपिल जी ने भी कहा था। तो उस चीज को सरकार को ही देखना है और डबल इंजन की सरकार को ही देखना है। तो ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है इस पूरे आयोजन के बाद आप लोगों पर। देखिए, बिल्कुल सही बात है आप जो कह रही हैं और कपिल जी ने कहा, मैं उससे सहमत हूं। और शुरू में ही मैंने अपने ओपनिंग नैरेटिव में ही कहा था कि ईज ऑफ जो सारी चीजें हैं, नीति निर्धारण, चाहे पॉलिसी चेंजेस हो, चाहे ईज ऑफ डूइंग द बिजनेस हो, चाहे डेवलपमेंट हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, एविएशन का डेवलपमेंट हो, हर चीज के डेवलपमेंट के बारे में सोचा गया है। हमने ये भी देखना चाहिए कि कौन कौन से केंद्रीय मंत्री यहाँ पर आए, उन केंद्रीय मंत्रियों की क्या भूमिका है उस चीज में। रेलवे मिनिस्टर यहाँ पे थे, आईटी मिनिस्टर यहाँ पे थे, मनोहर लाल खट्टर जी यहाँ पे थे जो कि रिन्यूएबल एनर्जी के भी मिनिस्टर हैं। और रिन्यूएबल एनर्जी में ही एग्जांपल दे रहा हूं मैं, करीब 7 कम एमओयू साइन हुए हैं उसमें। तो अभी जहां तक इसका सवाल है कि कितने आएंगे धरातल पर, इसके लिए प्रयास पूर्ण रूप से किया जाएगा। और चीफ सेक्रेटरी ने भी कहा है, आनंद जी को हंसी आ रही है, मैं उम्मीद कर रहा था कि आज राजनीतिक रंग इस चीज को नहीं देंगे, अरे कम से कम मध्य प्रदेश के रहने वाले तो नहीं देंगे कि चलो कुछ अच्छी तरफ चीज जा रही है, लेकिन मैं उसमें नहीं पड़ूंगा। आज से 20 साल पहले भी कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने क्या किया जिसकी वजह से आज ये नौबत आई कि इतना बड़ा आयोजन भी करना पड़ा। अगर ये सस्टेनेबल इतने वर्षों तक सरकार थी और कंटिन्यूअस डेवलपमेंट होता तो ये नौबत नहीं आती, क्योंकि 1 रुपए में 85 पैसा ही पहुंचता था। ठीक है ईशान जी, मैं तो बस इतना कहना चाहती हूँ कि आरोप प्रत्यारोप आप लोग एक दूसरे पर लगाइए, लेकिन देश की आजादी से अभी तक क्या हमने विकास नहीं देखा, हमको उस चीज को देखना पड़ेगा। मैं बहुत साफगोई से कहूंगी, डेवलपमेंट पहले भी हुआ, डेवलपमेंट आज भी हो रहा है, और जो साकार करने की कोशिश और लक्ष्य है वो तब भी होगा, और होगा तो हम सबका विकास होगा। मध्य प्रदेश के साथ साथ देश को लेकर जो विकसित भारत का संकल्प है वो भी पूरा होगा। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप जैसी बात है। ठीक है, कुछ 1 सेकंड रुकेगा, कुछ कहना चाह रहे हैं आनंद जी, थोड़ा जल्दी से। इसमें जरूरत नहीं है किसी तरह की आलोचना। हाँ, देखिए, कभी भी कोई भी सक्सेस रेट के लिए पीछे का भी अनुभव और उसकी डिटेल देखी जाती है। तो जो काम 20 साल में नहीं हुआ वो अब कैसे हो पाएगा? प्रश्न ये है, कोई भी अगर पास करने वाला व्यक्ति एग्जाम दे रहा है और 20 साल से फेल हो रहा है तो अभी उसको फिर 20 साल लगेंगे, जैसा कि आपने 2047 का आंकड़ा बता दिया। तो हमारा यही कहना है कि आप उसको ईमानदारी से करिए और साल भर में उसकी रिपोर्ट आप जनता के सामने रखिए। ठीक है, मुझे कपिल जी, मुझे तो यहाँ बात सुन के बड़ा अजीब लग रहा है। एक कह रहे हैं कि 20 साल पहले कुछ नहीं हुआ, अब वो कह रहे हैं जो पहले नहीं हुआ तो आज कैसे हो जाएगा। मतलब मैं तो इस लाइन से बिल्कुल अलग हूँ। हम उस चीज को लेकर बात कर रहे हैं कि हम कैसे ग्रोथ देख रहे हैं, हम कैसे रोजगार देख रहे हैं, हम कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ता हुआ देख रहे हैं। हम आज बड़े सारे महत्वपूर्ण पॉइंट थे, जैसे कॉटन को आप लीजिए, लॉजिस्टिक हुआ, टेक्सटाइल हुआ, 18 नीतियां पीएम मोदी खुद जो बोलकर बताकर
गए हैं उस पर फोकस करने की बात है, एविएशन है, रियल स्टेट है। हम जब इस पर आगे बढ़ेंगे नहीं, काम करने की कोशिश ही नहीं करेंगे तो कहां से कुछ होगा। तो प्रयास की तो कम से कम सराहना की जा सकती है। मैं ये नहीं कह रही हूं कि आप लोग एक दूसरे की सरकार की सराहना करिए, प्रयास की तो करिए। आज मध्य प्रदेश की सरकार है, कहीं और स्टेट की सरकार होगी, लेकिन प्रयासों की तो सराहना होनी चाहिए कम से कम। कपिल जी, कितने साल प्रयास करेंगे जनता के साथ, कितने साल प्रयास? मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं। जरूरी नहीं कि हमारा पिछला अनुभव जैसा रहा हमारा भविष्य भी वैसा होगा। प्रयास किया गया है। और एक और चीज मैं ऐड करूंगा यहाँ पे कि इस बार जो बहुत कम लोग शायद जानते होंगे, मैं स्वदेश माध्यम के न्यूज माध्यम से, जो मुख्य सचिव हैं हमारे अनुराग जैन साहब, उनका एक बहुत बड़ा अनुभव है। वो केंद्र में रहकर आए हैं और उनका एक बहुत बड़ा अनुभव है। डावोस से लेके कई जगहों पर उन्होंने अपने आप को प्रूव किया है। तो ये कहीं ना कहीं उनका रोल जो है इंटीग्रेट करने में सेंट्रल को और स्टेट को, ये काम आएगा। मुझे ऐसा लगता है कि ये भी एक बहुत बड़ा कारण है शायद उन्हें केंद्र में अपनी सेवाएं देने के बाद में यहाँ स्टेट में भेजा गया है। बिल्कुल ठीक है। तो एक छोटा सा महत्वपूर्ण सवाल मेरा दीपक जी से है, मैं इसलिए रोकूंगी कपिल जी क्योंकि समय हो गया। दीपक जी, मुझे सुन पा रहे हैं? क्योंकि आप एक उद्योगपति हैं, मुझे ये बताइए दीपक जी कि सबने कहा ये मिनिस्टर आए, वो मिनिस्टर आए, ऐसा इवेंट वैसा इवेंट, मैं सबसे इतर, क्योंकि आप एक उद्योगपति हैं, देश भर के उद्योगपति यहाँ आए हैं, मुझे ऐसा लगता है कि पीएम मोदी का आना, अमित शाह जी का आना और वो एक मैसेज पास करना, उसका कितना इंपैक्ट पड़ेगा और कितना हम उम्मीद कर लेंगे कि उनके आने से ये निवेश धरती पर उतरेगा। दीपक जी सुन पा रहे हैं मुझे? चलिए, दीपक जी तक मेरी आवाज नहीं जा रही है। बड़ा महत्वपूर्ण सवाल था क्योंकि समय की सीमाएं बहुत जल्दी से। हाँ, ईशान जी कुछ कह रहे हैं, जल्दी से बोलिए। मैं यही कहना चाह रहा हूं कि जिस तरह से मार्गदर्शन या डायरेक्शंस प्राइम मिनिस्टर के हैं, प्रधानमंत्री जी के हैं, और उसके बाद मेहनत यहाँ पे मुख्यमंत्री कर रहे हैं, विश्व का निवेश यहाँ पर आ रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस आ गए, हाँ, सरकार ने यहाँ, दीपक जी आपकी आवाज नहीं आ रही है सर, लेकिन ये पहले जो नीति लागू की थी या आज हम लोग ओडी ओपी में छोटे उद्योग हैं, आज वो आए। मुझे आप तरह से आ रही है। हेलो, हाँ ठीक है दीपक जी, लेकिन आपकी आवाज काफी डिस्कनेक्ट हो रही है। मेरा ये महत्वपूर्ण सवाल था, उसको पूछने का जरिया मैं आरपी श्रीवास्तव जी, मैं इस क्वेश्चन को आपकी तरफ बढ़ा रही हूँ और इसलिए बढ़ा रही हूँ क्योंकि आप बहुत नजदीक से 2 दिन से इस इवेंट में थे और बहुत फर्क पड़ता है। तो जहां तक अभी बार बार मिनिस्टर्स की बात हो रही थी, उनके आने का ये इम्पैक्ट, उनके आने का ये इम्पैक्ट, पीएम मोदी और अमित शाह जी का वो मैसेज, यहाँ आना, वो 18 नीतियां, उन सबको देख के बहुत जल्दी से संक्षिप्त प्रतिक्रिया। देखिए राखी, उनका असर तो पड़ेगा और निश्चित रूप से देखिए प्रधानमंत्री जी के आने के बाद निश्चित रूप से पूरे जो भी उद्योगपति आए होंगे उनमें एक विश्वास तो जगेगा। कारण ये, अब तक जो समिट होते थे उसमें आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री की उपस्थिति बहुत सारे में नहीं थी, लेकिन आज की डेट में जिस तरह से उन्होंने ट्रिपल टी की बात किया, टेक्नोलॉजी, आपका टूरिज्म, टेक्सटाइल बात किया, उस पर ज़्यादा फोकस किया प्रधानमंत्री जी ने। और मेरे ख्याल में आज जब हम बैठे थे तो अमित शाह जी ने भी इस पर काफ़ी फोकस किया। इन सारी चीज़ों से क्या, जो उद्योगपति बाहर से आए हैं उनको भी एक विश्वास जगा होगा कि निश्चित रूप से केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार, दोनों के बीच कोऑर्डिनेशन होगा और उनको जो सुविधाएं चाहिए वो मिलेंगी। शायद यही वजह है कि हो सकता है कि ये जो एमओयू साइन हुआ है उसमें काफी मजबूती आएगी और धरातल पर उतरेगा। बिल्कुल, चलिए क्योंकि समय हो गया, आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का समापन हो गया है। 30,77,000 करोड़ के एमओयू साइन हुए हैं। इसको कैसे इंप्लीमेंट करना है, पूरी एक रूपरेखा, एक रोड मैप और कहते हैं ना कि एक दिशा दे दी गई है। अब बस इस पर आगे बढ़ना है और मध्य प्रदेश को एक नई पहचान मिलेगी, यही हम उम्मीद कर सकते हैं। और ठीक है, विपक्ष हैं, उनके अपने मत हो सकते हैं। अब देखिए आने वाले समय में हम कितना और विकास देखते हैं। फिलहाल चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।